मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण आयोजन है इस वर्ष का। इसके पीछे जो कारण मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक अपने अनुभव के साथ उसे साझा करूँगा। आज से 6 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था। वो कोविड का दौर था और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अक्टूबर के महीने में बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी अभियान में मुझे अखनूर जम्मू के पास एक जगह है, वहाँ जाने का अवसर मिला था। वहाँ एक हेल्थ सेंटर भी है जम्मू कश्मीर सरकार का। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान मुझे वहाँ जो डॉक्टर्स तैनात थे उनसे बातचीत का अवसर मिला। और बातचीत के आधार पर जो बात मेरे ध्यान में आई, थोड़ा बहुत जो मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें से डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि कई बार एक माँ अपने बीमार बच्चे को इस छोटे से अस्पताल में इस आशा से लेकर के आती है कि उसकी सही डायग्नोसिस और उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास रेयर और कॉम्प्लेक्स बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए न तो इक्विपमेंट होते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हमें तकलीफ होती है क्योंकि कई परिवार पूरे दिन यात्रा करके अपने सुदूर गांव से हमारे पास आते हैं और यहाँ से निराश होकर अगले दिन फिर वो कुछ पैसा जुटाकर जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली जाने के लिए भी वसूल हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके मन में कई बात रहती होगी कि उनका जो मरीज है या उनका जो प्रियजन है उसको जिंदगी मिल सके। मुझे लगता है कि उस माँ का जो धैर्य है, उस बाप की जो परीक्षा है या उस परिवार की जो प्रतीक्षा है, ये केवल जम्मू कश्मीर में ही ऐसी समस्या नहीं है। देश के बाकी राज्यों के जो परिवारजन हैं उनके सामने भी ये चुनौतियां रोज आ रही हैं। उस डॉक्टर की आवाज़ आज भी मुझे याद आती है और मैं कह सकता हूं कि उस साधारण बातचीत में जो देश में सबसे बड़ी चिकित्सा की दूरी है वो मुझे समझ में आई, और इसलिए वह दूरी छोटे जिलों के अस्पतालों में आज भी मौजूद है। और मुझे लगता है कि मौजूद हेल्थ केयर और वास्तविक हेल्थ केयर के बीच जो दूरी है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये यहाँ बैठे हुए जो विद्वज्जन हैं या विशेषज्ञ हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये सच है कि पिछले 10-12 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में देश में बड़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इन सब देशों की आबादी को जोड़ दीजिए तो उससे 2 करोड़ ज़्यादा लोगों को हमारे देश में 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस मौजूद है। इंग्लैंड की जितनी आबादी है उससे थोड़ा ज़्यादा हर साल बच्चों को हम टीका लगा रहे हैं। और अमेरिका की जितनी आबादी है उससे 3 करोड़ ज़्यादा यानी 37 करोड़ लोगों के घर तक बैठे बैठे ई संजीवनी के जरिए क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिन देशों का मैंने नाम लिया उनके मुकाबले अगर मेडिसिन की कीमत की मैं बात करूं तो काफ़ी कम कीमत में हमारे देश में वो उपलब्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10-12 वर्षों में देश में बढ़ा है, वो एम्स हो, नए मेडिकल कॉलेज की संख्या हो, MBBS या PG की सीटें हों, वो केवल देश में नहीं जम्मू कश्मीर में भी
उसी अनुपात में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 2 नए एम्स, 10 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, इस तरह की पूरी सूची है मेरे पास। ये पिछले 10-11 वर्षों में देश में बढ़ोतरी हुई है। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर भी हमारे देश में पहले की तुलना में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन ये सच है कि अभी भी अनेक स्थान हैं, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, आवश्यक सेवा के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और एक बड़ी दूरी है। यानी क्वाटरनरी केयर पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये देश की समय की आवश्यकता है। पहले शायद हम ऐसा नहीं सोचते रहे होंगे क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित थे। हेल्थ केयर के जो इंस्टीट्यूशंस थे देश में, उनकी संख्या कम थी। तो मुझे लगता है कि अब, जैसा डॉक्टर गनई कह रहे थे, कि अब देश बड़ा सोच रहा है। दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके समकक्ष हम हर क्षेत्र में खड़े हों। विकसित भारत केवल देश के अर्थतंत्र से तो बनेगा नहीं, हेल्थ केयर और सामान्य आदमी के इलाज भी बेहतर ढंग से हो सकें, ये लक्ष्य देश को रखना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से अब देश उस दिशा में सोच रहा है। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को कैसे स्केल अप किया जाए और क्वाटरनरी केयर सेंटर में उसे कैसे बदला जाए, और केवल बदला न जाए, बदलने के बाद उसका लाभ केवल उस सेंटर और उसके आसपास के लोगों को न मिले, बल्कि देश के सामान्य आदमी तक भी पहुंचे। अब एम्स दिल्ली हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो या स्कीम श्रीनगर, प्राइवेट सेक्टर में भी कई इस तरह के संस्थान आए हैं जो क्वाटरनरी केयर लोगों को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ इकोसिस्टम को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। केवल बेड या मशीनें बढ़ाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए बुनियादी ढांचा, रिसर्च के तरीके में भी बदलाव करना होगा। और इसलिए पहले ही मैंने कहा कि ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब लोग हेल्थ केयर की दिग्गज हस्तियां हैं और इस विषय का आप गहरा ज्ञान रखते हैं। निजी तौर पर एक बात सामान्य विद्यार्थी के रूप में भी किसी को समझ में आएगी कि टर्शियरी हॉस्पिटल को क्वाटरनरी सेंटर में अपग्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होगी मॉडर्न रिसर्च की, क्लिनिकल ट्रायल्स की, और स्वयं को मिरर में देखने की। ये तीसरा जो बिंदु है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी होगा उतना ही जितना रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल होगा। और इन तीनों को देख करके डिसीजन लेना होगा कि केवल हम हॉस्पिटल बने रहना चाहते हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। स्किम्स ने पिछले 20-25 वर्षों में अपनी ये पहचान बनाई है और बाकी भी इंस्टीट्यूशंस को इस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि नियर फ्यूचर में वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक ऑपरेशन सर्जरी, एडवांस जेनोमिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर थेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से केवल अपने आसपास नहीं बल्कि देश के बड़े हिस्सों को दी जा सके। एक मुझे बात पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के नाते समझ में आती है कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, मुझे लगता है कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोर होना चाहिए। कभी कभी बड़ा रैंडम जजमेंट अपने अनुभव के आधार पर लोग करके बड़ी मुश्किल में सांसत में डाल देते हैं मरीज को और उसके परिवार को।
ऐसी स्थिति से अनेक लोग देश में गुजरते हैं। मुझे लगता है कि ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हॉस्पिटल्स को इंस्टीट्यूट के रूप में हमें ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है, और ये लक्ष्य अगर हम साबित कर सके तो फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स भी खड़ी कर सकेंगे। लेकिन फिर ये भी ध्यान देना होगा कि एक ही इंस्टीट्यूशन में कार्डियोलॉजी के अगर 20-25 एक्सपर्ट हैं तो उनको शेयर भी करना होगा बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि वो भी उस स्थिति में पहुंच सकें। हमने सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि क्वाटरनरी सेंटर में हर वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट संभव हो, ये मान्यता है जो साइंस अलाउ करता है। और इसलिए जिनका नाम हमारे पूर्व के वक्ताओं ने लिया है वो लोग जानते भी हैं है क्या। रोबोटिक सर्जरी, जीन थेरेपी, प्रोटॉन बीम थेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एडवांस डायग्नोस्टिक्स ऐसी महंगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एसेस करने के लिए फिर बजट का प्रोविजन भी निश्चित रूप से देश को और बजट बनाने वाले लोगों को इस पर ध्यान रख करके अभी से प्रयास करना होगा। हर वर्ष जब बजट बनता है तो प्रतिवर्ष कुछ धन जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है, और ईयर बाय ईयर सेंसिटिव ऑपरेशंस हो, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स, इन सुविधाओं को जुटाने में सरकार ध्यान देती है। लंबे समय तक हेल्थ केयर सेक्टर में क्वाटरनरी केयर को एक लग्जरी की तरह ही देखा जाता है, जो बड़े शहरों या कुछ लोगों के लिए उपलब्ध है, सुलभ है, क्योंकि वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इस मंच से ये बात मैं कह सकता हूं कि इस युग का समापन होना चाहिए। एडवांस केयर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए प्रिविलेज अब भारत में बना रहे, ये शायद देश स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि यहाँ का सामान्य नागरिक भी इसे अपना अधिकार और भारत के नागरिक के नाते एक गारंटी के रूप में देखना चाहता है। अब इसमें केवल सरकार ही सब कुछ कर लेगी ये भी संभव नहीं है। ये सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आकर के इसके लिए थोड़ा लगन से काम करना होगा। ये भी सच है कि सुविधाओं के बीच दूरी मिटाने की चुनौतियां ये केवल भारतवर्ष या जम्मू कश्मीर में नहीं है, दुनिया के अनेक देश इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी अखबार में कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, और खबर ये थी कि यूरोप के कुछ देशों में रीजनल अस्पतालों को मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी सेंटर से जोड़ा जा रहा है, ताकि भौगोलिक रूप से दूर एक क्लिनिक और शहर का एक अस्पताल दोनों एक साथ एक तरह की सोच रख सके। भारत में हमने तेजी से विकसित हो रही इकॉनमी के बीच हेल्थ एजुकेशन को देश की शक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया है, और मुझे खुशी है कि हर वर्ष आज देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर निकल रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी निकल रहे हैं। लेकिन समय की जरूरत यह है कि हम हेल्थ केयर के चारों लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी को कैसे ज़्यादा डिसिप्लिन और सुदृढ़ बना करके एक स्पेशलिस्ट सिस्टम पर काम करें, जहां देश का और जम्मू कश्मीर का नागरिक यह महसूस करे कि इन सुविधाओं से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दूसरी बात भी मैं आपके बीच जिक्र करना चाहता हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर के बुनियादी ढांचे को देखने के नज़रिए को भी मुझे लगता है कि बदलने की जरूरत है। सामान्य तौर पर जो सोच है, नेशनल हाईवे, पोर्ट, हाइड्रो पावर, रेलवे लाइन,
ये नेशनल एसेट के रूप में हम देखते हैं। अब ये सोच बदल रही है देश में, और ये सोच देश की होनी ही चाहिए कि हर एक हॉस्पिटल को, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, इसको भी हमें उसी रूप में देखना चाहिए अब, और डेडिकेशन के साथ उसके संरक्षण और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति की नितांत आवश्यकता है, जिसमें नीति आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी क्वाटरनरी केयर की नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर विनय और यहाँ जो लोग जुटे हैं उस पर चर्चा करेंगे। यूटी लेवल नेटवर्क को डिस्ट्रिक्ट और टर्शियरी केयर सेंटर्स से कैसे जोड़ा जाए, इस सवाल को टुल्लू साहब ने भी उठाया था, माध्यम भी बताया था। मुझे भरोसा है कि इस कॉरिडोर से डायग्नोस्टिक, इमेजिंग एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन में हम तेजी लाने के रास्ते खोजेंगे। टेलीमेडिसिन एआई की मदद से डायग्नोस्टिक्स टूल्स स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने की दिशा तय करेंगे, और एक सम्मिलित रूप से ऐसी रणनीति हमें बनानी होगी कि ह्यूमन कैपिटल में आवश्यकता अनुसार इन्वेस्ट भी हम कर सकें। एडवांस केयर बिना एडवांस डॉक्टर के भी संभव नहीं है। सामान्य रूप से मैं केवल इस प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोफेशन में अच्छे टीचर्स की बड़ी का अकाल पड़ गया है। नियत ठीक हो, ईमानदारी से प्रयास करें खोजने का, तो भी नहीं मिल रहे। ये एक चिंताजनक विषय है, और वो केवल कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको ईमानदारी से कह रहा हूँ। और आप सब लोग भी जो संवेदनशील होंगे या जो ईमानदारी से विचार करेंगे, वो मेरी राय से सहमत होंगे। मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इस पर भी हमें सोच समझ कर आगे निर्णय करना ही होगा, और ऐसी रणनीति हम बनाने की ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कहा एडवांस केयर बिना एडवांस डॉक्टर के ये संभव है, और इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी, जीनोमिक्स, क्रिटिकल केयर जैसे फील्ड में ट्रेनिंग और फेलोशिप दोनों में हमें बढ़ोतरी करनी होगी। आप सब हेल्थ केयर के एक्सपर्ट हैं, बायोमेडिकल रिसर्च के महत्व को आप बहुत बेहतर समझते हैं। एक अंतिम बात मेरे ध्यान में आ रही है, जिसको कह के मैं बात पूरी करूंगा। हिमालयन स्टेट्स जो हैं, और खासतौर से जम्मू कश्मीर, यूटी और बाकी हिमालयन स्टेट एक साथ मिलकर के क्या कोई बायोमेडिकल रिसर्च मिशन प्लान कर सकते हैं, ताकि सभी हिमालयन रीजन के रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटर्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कुछ चुनिंदा विषयों पर काम करें। उसमें शायद थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक स्टेट या एक यूटी की फंडिंग के। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट भविष्य के मेडिसिन की प्रैक्टिस में योगदान दें, तो एक बात का और हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि दुनिया के बाकी देशों में जो रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, केवल उनको इंपोर्ट करने के बजाय खुद हमें वो काम करना होगा बेहतर तरीके से। एक और बात मेरे ध्यान में आती है, इन सभी कार्यों के बीच हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी व्यवस्था हम निर्मित करें, ये कुछ चुनिंदा लोगों की व्यवस्था बनकर न रह जाए, बल्कि एक ऐसा ढांचा क्वाटरनरी केयर का देश में और जम्मू कश्मीर में बने, जो सुनिश्चित करे कि एक सामान्य आदमी के बच्चे को भी वो सुविधा मिल सकती है जो एक धनाढ्य व्यक्ति के बच्चे को मिलती है। कहने में वो मुझे बहुत कम समय लगा। मैं इस बात की गंभीरता को समझता हूँ कि ये कहना और इसको जमीन पर उतारना, ये दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत कठिन काम है।
चुनौतियां हैं, बाधाएं भी हैं, और इसीलिए आपके सामने ये बात मैं कह रहा हूँ कि चुनौतियां जो आने वाली हैं, बाधाएं जो आने वाली हैं, उन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, और इसे राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय साधना का काम समझ करके आप सभी विशेषज्ञों से मेरी प्रार्थना होगी कि इसका कोई रास्ता बनाने की जरूरत है। इस समिट में मिलकर एक जरूर स्ट्रेटजी आप लोग तैयार करेंगे, जो केवल भाषणों के लिए और ये जो अभी कुछ मैगजीन्स हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई है उसके विषय न रह करके निर्णयों के सटीक और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे याद किए जाएंगे, ये निवेदन करते हुए यहाँ आए हुए बाहर से सभी स्पेशलिस्ट का, सभी गेस्ट का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और डॉक्टर गनई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ बुलाया उन्होंने, भले ही विज्ञापन के तौर पर, क्योंकि इस विषय से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने कोशिश की कि विज्ञापन की मर्यादा को मैं ध्यान रखूं, अगर उसका अतिक्रमण हुआ हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा जी। गड़बड़ है। रिहर्सल सुबह की पूरे Xixi. We are going to refer the patients from everywhere. So looking forward for one award for advancing the care, advancing the quaternary care in our country. With this, I once again congratulate the leadership and thank you, sir, for sharing your valuable perspective Of today's inaugural ceremony, we request the dignitaries to kindly release the medal. publications. Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji, Honorable Member Health Niti Aayog Professor M. Srinivas, worthy Chief Secretary Shri Atul Julu ji, President National Academy of Medical Sciences Mr. Dr. Digambar Behra ji, Commissioner Secretary J&K Health and Medical Education Shri M. Raju. And as I told you, the National Academy will be, ladies and gentlemen, India's health sector is undergoing a massive transformation under the leadership of our Prime